हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, एयर, वाटर एंड वेदर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एयर, वाटर एंड वेदर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाई इज वाटर सो प्रीशियस फॉर अस? वाटर हमारे लिए इतना प्रीशियस, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें हर एक्टिविटी के लिए, ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के लिए हमें वाटर चाहिए। सब लिविंग सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की नीड है। मैच द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है? इनको मैच करना है। सिर्फ वार्म एंड सनी डे पे आप क्या करते हो, उससे आपको मैच करना है। ब्रीज डे पे क्या करते हो, उससे आपको मैच करना है। इस तरीके से आपको ये मैच करना है। द वेदर चेंजेस एवरी डे और इवन इन फ्यू आवर्स। वेदर कैन बी हॉट, ह्यूमिड, रेनी, विंडी एंड क्लाउडी. Weather condition changes due to the presence of the sun. The heat of the sun affects the movement of air and changes the form of water, which brings about a change in the weather. When the sun rays fall upon the earth during the day, they warm the land, air, and water. During morning and evening, it is not so hot as the sun rays are slanting, but when these rays fall directly on the earth at noon, it becomes very hot. तो वेदर एवरी डे वेदर चेंज होता रहता है, या हम ये कह सकते हैं हर एवरी फ्यू आवर्स में भी वेदर चेंज होता रहता है। तो वेदर हॉट भी हो सकता है, ह्यूमिड भी हो सकता है, रेनी, विंडी, क्लाउडी, कैसा भी वेदर हो सकता है। तो वेदर कंडीशंस ये जो चेंज होती हैं वो सन की प्रेजेंस में चेंज होती हैं। सन की जो हीट होती है वो हमारे एयर के मूवमेंट पे इफेक्ट करती है, वो वाटर के फॉर्म को चेंज कर देती है और वो वेदर में भी चेंजेस ले आती है। तो जब सन की रेज अर्थ पे फॉल करती हैं ड्यूरिंग डे टाइम, तब क्या होता है कि लैंड, एयर, वाटर सब कुछ बहुत वार्म हो जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग में इतना वार्म नहीं होता है, क्योंकि तब सन रेज जो होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं, वो डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही होती हैं। तो लेकिन जब ये नून टाइम पर ये डायरेक्टली फॉल करती हैं अर्थ पे, तब हमारा लैंड, एयर, वाटर बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस. It is a mixture of variety of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and water vapor. In fact, the Earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. We cannot see air as it has no color, no smell, and no taste. Yet we know it is there because of what it can do. We use it to fill tires and balloons. The moving air is called wind. When the wind is blowing gently, it is called breeze. When the wind is blowing fast and strong, it is called storm. तो एयर हमारे एवरीवेयर है, सराउंडिंग्स में, नेबर, एवरीवेयर एयर इज प्रेजेंट। तो एयर है क्या? बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी काफी सारी गैसेस का एयर मिक्सचर है। तो अर्थ क्या है? अर्थ ना सराउंडेड है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से अर्थ सराउंडेड है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हम एयर को देख नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है। हम उसको फील कर सकते हैं, हमें पता है कि हाँ एयर है हमारे सराउंडिंग्स में, फिर भी उसको बिना देखे, बिना स्मेल करे, बिना टेस्ट करे, क्योंकि हम एयर को फील कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम अपने टायर्स में एयर फिल करते हैं, बलून ब्लो करते हैं हम। तो जो एयर मूव करती है, मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं, और जब विंड काफी जेंटली ब्लो करती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं। वहीं पे अगर विंड काफी तेजी से ब्लो करने लगे, बहुत फास्ट और स्ट्रांगली ब्लो करने लगे, तो हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं। Nitrogen is the most abundant gas in the air, oxygen being the second one. Oxygen makes up about 1/5 of the air around us. तो सबसे ज्यादा जो abundant गैस है, जो सबसे ज्यादा गैस प्रेजेंट है एयर में, वो है नाइट्रोजन, और सेकेंड नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अराउंड 1/5 ऑफ एयर अराउंड, मतलब जितनी टोटल एयर हमारे अराउंड सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, उसका 1/5 ऑक्सीजन गैस है। लैंड एंड सी ब्रीज. We have already learnt about the circulation of warm and cold air, the continuous movement of the air from warm to cold area and vice versa. It is called air current. In coastal areas, these air currents give rise to land breeze and sea breeze. So, हमें warm air और cool air के circulation के बारे में पता है। अभी जो continuous movement होता है air का, warm से cold की तरफ या cold से warm की तरफ, इसको हम air current बोलते हैं। कोस्टल एरियाज में इस एयर करंट में क्या होता है कि इस एयर करंट की वजह से ही लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज होते हैं। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सी ब्रीज पढ़ते हैं। ड्यूरिंग डे लैंड गेट्स हीटेड अप विच हीट्स द एयर अबव इट. द हॉट एयर राइजेस अप फ्रॉम द लैंड एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लोज फ्रॉम द सी टू टेक्स इट प्लेस. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. तो
सी ब्रीज क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है कि लैंड बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो इतना ज्यादा हीट होने की वजह से जो एयर उसके विच हीट्स द एयर अबव इट, अब लैंड इतना ज्यादा हीट हो जाता है तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो भी काफी ज्यादा हीट हो जाती है। तो जो हॉट एयर हो गई है वो क्या करती है, वो लैंड से राइज करती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ऊपर जो कूल एयर होती है वो सी से फ्लो करती है और वो उसकी प्लेस ले लेती है, उस हॉट एयर की प्लेस ले लेती है। इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इसमें इमेज में दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो लैंड है, लैंड जो ये ग्रीन कलर का हमें लैंड दिख रहा है, डे टाइम पे सन है, यहाँ पे सन की लाइट रेस पड़ रही है, हीट है, लाइट है, तो ये लैंड काफी ज्यादा वार्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो इसके ऊपर जो यहाँ एयर है ये काफी ज्यादा वार्म हो चुकी है, तो ये वाली एयर हमारा सी के तरफ मूव करेगी, वार्म एयर हमारी सी की तरफ मूव करेगी। और सी के ऊपर, क्योंकि सी हमारा काफी कूल होता है, ठंडा होता है, तो जो ऊपर की उसकी कूल एयर होगी वो हमारी इस साइड लैंड की तरफ मूव करेगी। इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। लैंड ब्रीज पढ़ते हैं। एट नाइट द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस, लैंड cools down faster than the sea. Now the air above the sea is warmer than the air above the land. The warm air rises above the sea and the cool air from the land now rushes towards the sea. This is known as land breeze. अब land breeze में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल रिवर्स होता है सी ब्रीज का। अब नाइट में क्या होता है कि सन तो है नहीं, सन की लाइट रे, सन की हीट नहीं है, तो जो हमारा लैंड होता है वो कंपैरेटिवली कूलर होता है, काफी कूल होता है वो, उसके ऊपर जो एयर है वो कूल होगी। इसी तरीके से जो हमारा सी होता है वो नाइट में थोड़ा वार्म होता है, तो उसके ऊपर वार्म एयर होती है, वो वार्म एयर लैंड की तरफ मूव करती है, और जो लैंड के ऊपर की कूल एयर है, कूल ब्रीज है, वो हमारी सी की तरफ मूव करती है। इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इट्स लैंड इज कवर्ड विद वाटर। On Earth, water is found either as surface water or underground water. Water collected on the surface of Earth in the form of puddles, ponds, rivers, lakes, and oceans is known as surface water. A portion of the surface water seeps through the soil and reaches the layers of rocks below it. This water gets collected as underground water. The underground water can be drawn out by digging wells or by using hand pumps and tube wells. So, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि अर्थ का जो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, ज्यादातर अर्थ का पूरा लैंड, काफी सारा लैंड वाटर से ही कवर्ड है, तो इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। हमारे अर्थ पे जो वाटर फाउंड होता है या तो वो सरफेस वाटर के फॉर्म में होगा या अंडरग्राउंड वाटर होगा। तो वाटर जो सरफेस पे कलेक्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो पडल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक, ओशियन, सीज, इन फॉर्म में वो सरफेस पे कलेक्ट होता है, इसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं। अब कुछ वाटर जो है वो हमारा सॉइल से अंडरग्राउंड सीप हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेयर्स ऑफ वो रॉक्स जो होती हैं अंडरग्राउंड, उनमें वो चला जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर जाके वहां सॉइल में, ग्राउंड में कलेक्ट हो जाता है। उस अंडरग्राउंड वाटर को अब हम यूज कैसे करें, उसको यूज करने के लिए हम वेल्स को डिग करते हैं, या हम हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स की हेल्प से उसको यूज करते हैं। We already know that water is found in all three states, solid, liquid, and gas. For example, it is found frozen in the solid form, as ice on mountains, as liquid form in the rivers, and as water vapor in air. We also know that water can change its state on heating and cooling. तो हमें पता है वाटर हमें 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जैसे हमें सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है माउंटेन्स पर आइस की फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में हमें रिवर्स में मिल जाता है, और एयर में हमें वाटर वेपर की फॉर्म में मिल जाते हैं, दैट इज बेसिकली गैस। तो हमें पता है कि वाटर अपनी स्टेट को चेंज भी कर सकता है हीटिंग एंड कूलिंग पर। इवेपोरेशन इन नेचर, व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस टू वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, water present in the water bodies evaporates to water vapor and rises up in the air. The quantity of water vapor in a given quantity of air is called humidity. Evaporation is faster when humidity is low, that is air is dry, it is windy and it is sunny and hot. तो इवेपोरेशन क्या होता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। सन की हीट से जितना भी वाटर बॉडीज में वाटर प्रेजेंट होता है वो भी इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है और वो ऊपर एयर में राइज अप हो जाता है। तो वाटर वेपर की क्वांटिटी एक गिवन क्वांटिटी ऑफ एयर में, एयर की क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी है वाटर वेपर की, वो हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। अगर ह्यूमिडिटी लो है,
अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, और वो कैसी होती है फिर, विंडी या फिर सनी एंड हॉट होता है तब बेहतर। कंडेंसेशन इन नेचर, when water vapor is cooled it changes to liquid form water. This process is called condensation. As we move upward, that is away from the surface of earth, it becomes cooler. Hence the water vapor rising up the atmosphere condense to form tiny water droplets. These water droplets combine to form clouds. Depending on the temperature, water vapor in the atmosphere may sometimes change into fog, dew, frost, snow and hail. तो अब जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होता है तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बेसिकली वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं, मतलब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर मूव करते हैं, तो क्या होता है कि वो कूल होना शुरू हो जाता है, जो एयर है वो कूल होने लगती है। तो क्या होता है, वाटर वेपर जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज करता है तब वो कंडेंस करता है और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है, और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन करती हैं टुगेदर और वो क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। सो टेम्परेचर के पे डिपेंड करते हुए वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कभी कभी चेंज हो जाता है, फॉग में, ड्यू में, फ्रॉस्ट, स्नो, हेल, इन सब में वो चेंज हो जाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉग। समटाइम्स ड्यूरिंग विंटर सीजन water vapor condenses just above the ground to form a thick cloud. This is called fog. तो विंटर सीजन में क्या होता है, कभी कभी जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है ग्राउंड के ऊपर और वो थिक क्लाउड बन जाता है, जिसको हम फॉग बोलते हैं। फ्रॉस्ट। When it is very cold, the dew or fog breezes into tiny white crystals. This is called frost. अब फ्रॉस्ट क्या होता है, जब बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होता है तब जो ड्यू है या फॉग है वो फ्रीज हो जाता है टाइनी व्हाइट क्रिस्टल्स में, जिसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। स्नो। When water vapor is cooled suddenly, it freezes into tiny white snowflakes. This is called snow. अब जब वाटर वेपर सडनली एकदम से कूल हो जाता है तब वो फ्रीज हो जाते हैं टाइनी व्हाइट स्नोफ्लेक्स में, जिसे हम स्नो बोलते हैं। हेल। When raindrops freeze in the atmosphere and fall on the earth in the form of ice pellets, they are called hail. तो जब रेन ड्रॉप्स गिर रही होती हैं और वो एटमॉस्फेयर में ही फ्रीज हो जाती हैं तो वो अर्थ पे फॉल करती हैं आइस पेलेट्स की फॉर्म में, तब हम उनको हेल बोलते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हम वाटर को प्योरीफाई कैसे करें? सेवरल मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। द काइंड ऑफ मेथड यूज्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द इम्प्योरिटी इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो काफी सारे मेथड्स का यूज होता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वाटर से। अब वो मेथड किस पे डिपेंड करता है, आपका वाटर की जो इम्प्योरिटी है आपके वाटर में वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, मतलब वो आपके वाटर में डिसॉल्व हो पा रही है या वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। द कॉमन वे टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया present in water is by boiling it for 15 to 20 minutes. Water should always be stored in clean, covered vessels after boiling. तो सबसे कॉमन मेथड जो यूज किया जाता है वो है बॉइलिंग, जिससे जर्म्स को किल करते हैं और बैक्टीरिया किल हो जाता है वाटर में अगर कुछ भी होता है। तो हमें क्या करना होता है, 15 to 20 मिनट्स वाटर को बॉइल करना होता है। तो वाटर को हमेशा क्लीन और कवर्ड वेसल्स में हमें स्टोर करना चाहिए और बॉइल करने के बाद उसको अच्छे से कवर कर देना चाहिए। देन इज फिल्ट्रेशन. It is the process of separating insoluble impurities present in the water using a filter like filter paper, strainer, etc. In the laboratory, we make use of filter paper. तो फिल्ट्रेशन क्या है, ये एक वो प्रोसेस है जिससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को वाटर से सेपरेट करते हैं, मतलब उन इम्प्योरिटीज को जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती उनको हम सेपरेट करते हैं फिल्टर का यूज करके, जैसे कि फिल्टर पेपर या फिर स्टेनर का यूज करके। अगर हम लेबोरेटरीज लैब्स की बात करें तो वहां पे हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। Sedimentation. The process by which insoluble impurities in water settle down at the bottom is called sedimentation. The impurities that settle at the bottom are called sediments. So, अब वो प्रोसेस जिससे insoluble impurities क्या होती हैं, वाटर में सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में, उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और ये जो impurities नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं इसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। Decantation. The clean water after sedimentation is now poured very slowly into another container without disturbing the settled impurities. The process by which water is slowly poured down after sedimentation is called decantation. तो अब सेडिमेंटेशन के बाद जब वाटर को क्लीन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं। इस तरीके से आराम से पोर करना होता है कि इम्प्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है, स्लोली पोर करना होता है। तो उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें
वाटर में हमने कुछ इम्प्योरिटी, ऐसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हमने उसमें डाल दी है जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है। फिर हम उसको थोड़ी देर सेटल होने के लिए रखेंगे। वो जब नीचे सेटल हो जाएगी अच्छे से, तब हम उसको बिना डिस्टर्ब करे हम उसे दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे। तो वो जो सेटल होने का प्रोसेस है उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उस इम्प्योरिटी को सेडिमेंट बोलेंगे, और जब हम उसको दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे तो उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। एंड इज क्लोरिनेशन। It is the process of purifying water and making it safe for drinking by adding chlorine tablets to it. तो वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, उसको फिट टू ड्रिंकिंग, सेफ बनाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंक करने के लिए। कैसे? उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड की जाती हैं। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशियंस एज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की अमाउंट अर्थ में ओशियंस में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में। The weather changes every day or even in few hours. Air is all around us. Warm air is lighter and rises up. Cool air takes its place. These are currents cause sea breeze and land breeze. In evaporation, liquid water changes into water vapor when heated, while in condensation, water vapor changes into liquid water when cooled. Chlorine can also be added to water in hospitals, hotels, etc. तो वेदर एवरी डे भी चेंज होता है और कभी कभी इवन इन फ्यू आवर्स भी चेंज हो सकता है। अर्थ एवरीवेयर प्रेजेंट है। वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है, तो वो ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, और कूल एयर उसकी प्लेस ले लेती है। इसी रीजन की वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं। इवेपोरेशन क्या है? जब लिक्विड वाटर चेंज करता है वाटर वेपर में हीट करने पे, और उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब वो वाटर वेपर लिक्विड में चेंज करता है कूलिंग पर, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और वाटर में हम क्लोरीन ऐड करते हैं हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, उसको क्लीन करने के लिए। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। तो हमें करेक्ट ऑप्शन अपना फिल करना है। द डैश कॉजेज चेंजेस इन वेदर। सन की हेल्प से वेदर में चेंजेस होते हैं। सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ वेदर। The dash of the sun affects the movement of air. सन की जो हीट होती है वो एयर के मूवमेंट को अफेक्ट करती है। सी ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग। सी ब्रीज कब होता है? सी ब्रीज डे टाइम पर होता है। इम्प्योर वाटर कैन बी क्लीन बाय। इम्प्योर वाटर को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? हम उसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट आंसर फिल करना है। डैश ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। सी टू लैंड पे कौन सी ब्रीज ब्लो करती है? सी ब्रीज। डैश ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड टू सी कौन सी ब्रीज ब्लो करती है? लैंड ब्रीज। टाइनी व्हाइट क्रिस्टल्स आर नोन एज। जो टाइनी व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट। ड्यूरिंग डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड अप डैश देन द सी। डे टाइम में लैंड सी के कंपैरिजन में ज्यादा हीट अप हो जाता है, तो गेट्स हीटेड अप मोर देन द सी। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वन। तो अब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। वेदर कंडीशन चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सन। सन की प्रेजेंस की वजह से ही वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं। ट्रू। वी कैन सी एयर एज इट हैज कलर। फॉल्स। एयर में कोई कलर नहीं होता है, कोई ओडर नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। फॉल्स। मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। जर्म्स इन वाटर कैन कॉज डाइसेंट्री, टाइफॉइड और जॉन्डिस। ट्रू। वाटर में अगर जर्म्स होंगे तो ये सारे डिजीजेस हमें हो सकते हैं। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, वेदर के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।